नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम यूनियन बजट 2026 को लेकर एक बिल्कुल साफ, ग्राउंडेड और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करने वाले हैं। कोई हाइप नहीं, कोई प्रिडिक्शन गेम नहीं और ना ही कोई सेंसेशनल दावा करेंगे। बस वही बातें जो ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी है और जिनका इम्पैक्ट आने वाले समय में इकोनॉमी, इंडस्ट्री, इन्वेस्टर और आम लोगों पर पड़ सकता है। बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, यानी संडे को बजट पेश किया जाएगा और उससे ठीक पहले आने वाला इकोनॉमिक सर्वे सरकार की सोच और झलक जरूर देगा। लेकिन असली दिशा हमें बजट के बाद ही साफ दिखाई देगी। हर साल बजट से पहले एक्सपेक्टेशन का माहौल बनता है। इस बार भी वही हो रहा है। हर सेक्टर चाहता है कि उसका मुद्दा सबसे ऊपर जाए, लेकिन सरकार को एक बॉर्डर पिक्चर देखनी बहुत ज़रूरी होती है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ग्रोथ, इन्फ्लेशन कंट्रोल और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, इन सब के बीच बैलेंस बनाना आसान नहीं होता। इसलिए इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग सेक्टर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ओवरऑल गवर्नमेंट का फोकस किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए सबसे सेंसिटिव टॉपिक यही होता है। एक्सपर्ट का मानना यह है कि इस बार टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव शायद ना हो। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। सरकार के लिए प्रायोरिटी ये होगी कि पुराने और नए टैक्स फ्रेमवर्क के बीच ट्रांजिशन स्मूथ रहे, यानी कॉम्प्लेक्सिटी और टैक्स प्लेयर को क्लियरिटी मिले। फिर भी इन्फ्लेशन के दबाव को देखते हुए मिडिल क्लास के लिए कुछ रैशनलाइजेशन की उम्मीद ज़रूर बनी हुई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 1 लाख तक बढ़ाने और 30% टैक्स स्लैब की थ्रेशोल्ड को थोड़ा ऊपर ले जाने जैसी बातें चर्चा में चल रही है। 2025 के बजट में नई टैक्स रिजिम के तहत 12 लाख तक की इनकम को इफेक्टिवली टैक्स फ्री बनाकर बड़ा रिलीफ दिया था, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी भी कंफ्यूजन है कि ओल्ड टैक्स रिजिम बेहतर है या न्यू टैक्स रिजिम बेहतर है। इसलिए इस बार सरकार से ये उम्मीद की जा रही है कि वो माइग्रेशन को आसान बनाए है और रिडंडेंट प्रोविजन को हटाए, ताकि लोग सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं बल्कि क्लियरिटी के लिए भी सही रिजिम चुन सके। अब दोस्तों, बॉर्डर इकोनॉमी की बात करें तो रूपी पर लगातार प्रेशर है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशन और ट्रेड रिलेटेड रिस्क की वजह से करेंसी में वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। यूएस के साथ ट्रेड टेंशन और पॉसिबल टैरिफ्स को लेकर भी कंसर्न बने हुए हैं। ऐसे माहौल में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी एफपीआई इनफ्लोस को बढ़ाने वाले स्टेप बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। इन्वेस्टर और इंडस्ट्री दोनों चाहते हैं कि बजट में ऐसे सिग्नल मिले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल्स को कॉन्फिडेंस दें। कैपिटल गेन टैक्स को लेकर भी काफ़ी चर्चा है। स्टेक होल्डर चाहते हैं कि होल्डिंग पीरियड के रूल्स आसान हो और अलग अलग असेट क्लासेस में टैक्स रेट्स को थोड़ा अनइन्फॉर्म किया जाए। इक्विटी, डेब्ट, रियल एस्टेट और गोल्ड, हर जगह अलग अलग रूल्स होने से कंप्लायंसेस मुश्किल हो जाती है। इक्विटी इन्वेस्टर खासतौर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस एग्जाम्पशन लिमिट को 1.25 लाख से बढ़कर 2 लाख करने की मांग कर रहे हैं। रियल एस्टेट और डेब्ट असेट के लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट पर क्लियरिटी भी एक बड़ा इशू है। अब दोस्तों, ओल्ड टैक्स रिजिम में सेक्शन 80C की लिमिट 2014 से 1.5 लाख पर थी। इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो इसकी वैल्यू काफ़ी कम हो चुकी है, इसलिए इसे बढ़ाने की डिमांड लगातार उठ रही है। इसी तरह सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्शन खास तौर पर सीनियर सिटीजन के लिए बढ़ाने की मांग भी मजबूत हो रही है। हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ रहे हैं और टैक्स रिलीफ से लोगों की थोड़ी राहत मिल सकती है। अब इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आते हैं। मेक इन इंडिया और चाइना +1 स्ट्रैटेजी सरकार की लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है। बजट 2026 से उम्मीद है कि कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर को और सिंपल बनाया जाएगा। इंपोर्ट रॉ मटेरियल्स पर ड्यूटीज कम करके कॉस्ट कम की जा सकती है, जबकि फिनिश प्रोडक्ट पर सिलेक्टिव ड्यूटीज बढ़ाकर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किया जा सकता है। ईवी, सोलर इक्विपमेंट, डिफेंस मैन्युफैक्चर और सेमीकंडक्टर जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर पर फोकस इंसेंटिव की उम्मीद है। अगर हम सेक्टर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक सेक्टर के सामने चैलेंजेस काफ़ी प्रैक्टिकल है। लिमिटेड डिस्प्ले फैब,
मेमोरी प्राइस वॉलेटिलिटी, सेमीकंडक्टर सप्लाई इशू और रूपी डेप्रिसिएशन, ये सब मिलाकर कॉस्ट बढ़ते हैं। इंडस्ट्री चाहती है कि जीएसटी हर्डल कम हो और क्रिटिकल कंपोनेंट्स पर टेम्पररी ड्यूटी रिलीफ मिले ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन सके। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और ड्यूटी ड्रॉबैक जैसे मेजर्स भी जरूरी माने जा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इस बजट से काफ़ी उम्मीद बैठा लगा है। क्लीन एनर्जी सिर्फ एनवायरनमेंट का मुद्दा नहीं बल्कि एनर्जी सिक्योरिटीज और इकोनॉमिक ग्रोथ से भी जुड़ा हुआ है। इंडस्ट्री चाहती है कि पॉलिसी सिंपल, क्लियर और प्रिडिक्टेबल हो। ऑटोमेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स को सपोर्ट करने वाले स्टेप्स की उम्मीद है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़्यादा बजट एलोकेशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को इंसेंटिव मिलने से इस सेक्टर को बड़ा पुश मिल सकता है। एनबीएफसी सेक्टर किसी बड़े अनाउंसमेंट की उम्मीद नहीं कर रहा है, लेकिन एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट चाहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का टाइमिंग पर एग्जीक्यूशन, अप्रूवल में कोऑर्डिनेशन और रीफाइनेंसिंग चैनल्स तक आसान एक्सेस उनके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी को लेकर काफ़ी नाराज है मार्केट। एसटीटी ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ता है जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स पहले से ही वापस आ चुका है, इसलिए डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स में एसटीटी कम या ख़त्म करने की मांग है। अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम इससे डिडक्शन एक्सपेंसेस बनाने की उम्मीद है, यानी कम करने की उम्मीद है। स्मॉल इन्वेस्टर के लिए इक्विटी कैपिटल गेंस टैक्स रेट्स को थोड़ा आसान करने की बात भी चल रही है। अभी देखते हैं क्या होता है बजट में। एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए बजट 2026 बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को आगे बढ़ाने, स्मॉल एक्सपोर्टर के लिए कोलेक्टरल गारंटी, इंटरेस्ट सपोर्ट्स और भारत ट्रेड नेट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कंप्लायंस और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने की उम्मीद की जा रही है। लेबर इंसेंटिव सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, लेदर और टॉयज के लिए टारगेटेड सपोर्ट जॉब्स के लिहाज से भी ज़रूरी है। गोल्ड सेक्टर में इन्वेस्टर चाहते हैं कि टैक्स रूल्स फेयर हो। अभी गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड और फिजिकली गोल्ड के होल्डिंग पीरियड अलग अलग है, जिससे रिटेल एसआईपी इन्वेस्टर को नुकसान होता है। होल्डिंग पीरियड को 1 साल तक इन्फॉर्म करके और सेवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को फिर से शुरू करने की स्ट्रांग डिमांड की है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें से है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीएस, सोलर एनर्जी, स्टार्टअप है, डिफेंस है, लॉजिस्टिक है, हेल्थ केयर है, स्टील सेक्टर है, एजुकेशन है, एफएमसीजी है, रेस्टोरेंट सेक्टर है, इंश्योरेंस का है, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का है, एग्रीकल्चर का है, ग्रीन एनर्जी का है और स्मार्ट मीटर्स का है, जो इस बजट में पेश किए जाएंगे। यानी इस सब सारे सेक्टर पर चर्चा होंगी और उसमें से कुछ डिसीजन निकल कर आएंगे। तो आपको इन सेक्टर के स्टॉक पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही निर्मला सीतारमण अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर है बजट पेश करेगी, तो अगर जिस सेक्टर का भी वो उल्लेख यानी बोलचाल करेगी, उस स्टॉक में आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव, क्योंकि बजट के दिन काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। अब दोस्तों पास्ट हिस्ट्री देखेंगे तो फरवरी यानी 1 फरवरी को जो बजट हुए हैं, पहले जो बजट हुए उनका अगर डाटा चेक करेंगे तो देखेंगे तो 2013 में 1.8% की गिरावट के साथ निफ्टी परफॉर्म की थी। 2014 में लगभग -0.2 थी, 2015 में 0.6। अगर हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो 2017 में एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी बजट के दिन देखने को मिली थी, लगभग 1.8% की, और 2021 में देखेंगे तो 4.7% की थी और 2022 में 1.4% की थी। लेकिन 2023, 2024, 2025 में बजट के दिन निफ्टी ने खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। तो इस बार देखते हैं कि निफ्टी का परफॉर्मेंस क्या रहता है, क्या ये हिस्ट्री फिर से रिपीट हो जाएगी या इस बजट में एक अच्छी खासी बाइंग बुलिश साइड देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की बजट के रिलेटेड अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी
नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।